हिमाचल में 3 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी ने अपने टिकट जो है अनाउंस कर दिए हैं। अब किन मुद्दों के बीच में बीजेपी इन 3 उपचुनावों में जाएगी, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, जो 3 उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस का ये आरोप है, मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, एक तो उन निर्दलीय विधायकों ने अपनी विधायकी बेच दी और बीजेपी को जो है सत्ता का लोभ है, इसलिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हुई। ये चुनाव एक तरह से थोपा गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर ये चुनाव हो रहे हैं, पहली बात तो ये है कि निर्दलीय विधायकों को इस कदर विवश कर दिया कि या तो हमारा समर्थन करो, सरकार के साथ चलो, सरकार की बात को मानो, सरकार गलत करती है, ठीक करती है, जो भी करती है उसमें समर्थन देते रहो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये धमकियां लगातार हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को, जब जो निर्दलीय हैं चुन करके आए थे 3 विधायक, उनको मिलती रही। और जब राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को दिया, इस सारी घटना के बाद ये परिस्थिति बनी है। और मुख्यमंत्री को गवारा नहीं था, उनको लग रहा था कि निर्दलीय विधायक उनका ही समर्थन करें। और अगर निर्दलीय विधायक चुन करके आए हैं तो वो स्वतंत्र हैं, वोट देने के लिए भी, समर्थन देने के लिए भी। और ऐसी सूरत में उनको विवश करके इस प्रकार से परिस्थिति पैदा करने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो मुख्यमंत्री जी हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जब प्रताड़ित होकर के ऐसी परिस्थिति बन गई कि उनके परिवार के खिलाफ मामले दर्ज कर दिए, परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उनके कारोबार बंद कर दिए गए, तो तीनों निर्दलीय विधायकों ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम विधानसभा के अंदर अब निर्दलीय विधायक की हैसियत से नहीं जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हैसियत से ही प्रवेश करेंगे, ताकि हम सरकार के खिलाफ हर आवाज को उठा सके। और ऐसी सूरत में उन्होंने त्यागपत्र दिया और त्यागपत्र देने के बाद 3 महीने से भी ज़्यादा का वक्त जो है वो इनके त्यागपत्र को स्वीकार करने के लिए लगाया। ये चुनाव अगर अभी हाल ही में जब जिन चुनावों का परिणाम अभी 4 तारीख को निकला है लोकसभा के चुनाव के साथ, उसके साथ होते तो करोड़ों रुपए हिमाचल प्रदेश का बचता और हिमाचल प्रदेश का वो पैसा बचता, और उसके साथ साथ में अभी ये दोबारा चुनाव की नौबत नहीं आती। 3 महीने के लिए आचार संहिता लोकसभा चुनाव की वजह से लगी, क्योंकि हिमाचल अंतिम फेज में था, और उसके बाद 1 महीने के लिए और अब आचार संहिता 3 जिलों में लग गई। सारे विकास कार्य रुके पड़े हैं और सरकार जिस प्रकार से दबाव की राजनीति कर रही है चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर, चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, इस तरह की परिस्थिति आज से पहले देखने को मिली नहीं हिमाचल प्रदेश में। और अब जब चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, हमारी पार्टी की ओर से जो तीनों जो निर्दलीय विधायक चुन करके आए तो उनको टिकट दे दिया है। अब चुनाव होगा, चुनाव के बाद देखेंगे आने वाले समय में क्या परिस्थिति बनती है। सर, क्या उम्मीदें हैं कि इन 3 सीटों को जीत पाएंगे, क्योंकि उपचुनाव में भी बीजेपी केवल 2 ही सीटें जीत पाई हैं? लेकिन उपचुनाव में हम 2 सीटें जीते हैं, दोनों सीटें कांग्रेस से छीनी हैं। लोकसभा की 4 सीटें जीती हैं, उनमें से भी एक कांग्रेस से छीनी है। और ऐसे में 3 अभी निर्दलीय विधायक जहां थे वहां पर चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इस बात को लेकर के कोई भी किंतु परंतु नहीं है। सर, सीपीएस का जो फैसला है वो रिजर्व हो गया है तीनों याचिकाओं में। अब आप किस तरह से इसको देखते हैं? हालांकि पिछले कल हमने देखा कि जो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी है, उन्होंने सवाल उठाए कि खुद भी बीजेपी के विधायक सीपीएस रहे हैं, पहले स्वाद लिया, अब कह रहे हैं कि खट्टा है, अब सीपीएस को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। देखो, ऐसा है कि नेगी जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी पहचान इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जानी जाती है, कुछ भी बोलने के लिए, किसी भी विषय पर कहीं भी जो है वो जग हंसाई करते हैं। मैं उस पर नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं इतने कहना चाह रहा हूँ कि एक परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की
जो सीपीएस की वजह से जो बनी है, हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है। अब जजमेंट रिजर्व्ड है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी अब जजमेंट आनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आ भी जाएगी। अगर हमने उस बात का जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज से पहले सीपीएस को गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति पाया है और संवैधानिक दृष्टि से ये नियुक्ति नहीं की जा सकती, इस बात को लेकर के हम बड़े स्पष्ट हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट जो है वो सुनवाई के पश्चात न्याय करेगा। सर, सिरमौर में एक घटना होती है कि हेड कांस्टेबल जो है अपनी वीडियो बाहर रिलीज़ करते हैं कि बड़े अधिकारी मुझे जांच जो है अपने तरीके से करने को कह रहे हैं। इस घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि वो अब लापता चल रहा है वो हेड कांस्टेबल, और इसमें जो परिस्थितियां बनी है, पुलिस का भी इसमें स्टेटमेंट आई कि वो उसकी जाँच में अनियमितता पाई गई है। तो इसमें क्या लगता है सर, क्या वस्तुस्थिति हो सकती है? सरकार का इसमें रोल किस तरह का आपको नज़र आ रहा है? देखिए, एक बात बड़ी साफ जैसी है, हिमाचल प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए इन्होंने कि कानून व्यवस्था की तो कोई चीज़ रही नहीं है। पूरी सरकार जो है कुर्सी को बचाने में लगी हुई है और यहाँ तक के अधिकारी जिनके जिम्मे कानून व्यवस्था को मेंटेन करना है वो भी इसी काम में लगे हैं। अभी टूरिज्म का सीजन चल रहा है, पीक पर सीजन है। 2-2 घंटे का जाम लग रहा है शिमला शहर के अंदर, मनाली के अंदर, और जो पर्यटक पूरे देश भर से यहाँ हिमाचल प्रदेश आना चाहते हैं वो सारी परिस्थिति के कारण बहुत परेशान है। और जो कानून व्यवस्था की आपने बात कही, आप कल्पना करिए कि एक कांस्टेबल अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद अब वो लापता हैं। उनकी धर्मपत्नी मांग कर रही है मुख्यमंत्री से, मेरे पति के ऊपर अनावश्यक रूप से पुलिस के अधिकारियों ने दबाव डाला। जो मामला 307 में बनता नहीं था उसके बावजूद कि कहा जा रहा है कि इसको 307 में मामला दर्ज करिए, और उसके बाद उस कांस्टेबल का गायब होना, नहीं मिलना, ये चिंता का विषय है, हम सबकी चिंता है। और सरकार को करना चाहिए, सारे मामले की तुरंत जांच करनी चाहिए और जो कांस्टेबल गुम है वो कहाँ है उनको जल्दी से ढूंढना चाहिए। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में, पूरे प्रदेश भर में घटनाओं का दौर इस कदर घटित हो रहा है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। अब सुंदरनगर में एक जो है वो एक आरोपी जो जेल में था, उसकी वहाँ हत्या हो जाती है, वो सुसाइड कर लेता है, जो जानकारी मिली सुसाइड किया है, वो भी जांच का विषय है। कस्टडी में इस प्रकार की घटना होना ये चिंता का विषय है। मर्डर की घटना हर रोज़ होती जा रही है, लूटपाट की घटना हर रोज़ होती जा रही है, लेकिन सरकार सिर्फ सत्ता को, कुर्सी को बचाने में लगी हुई है। इसके सिवाय कोई ना विकास कार्य से चिंता है कि प्रदेश के विकास कार्य को किस प्रकार से हम कर सकें, ना इस बात की चिंता है, ना ही किसी और बात की चिंता है। सत्ता बचे, कुर्सी बची रहे, इसी बात के लिए दिल्ली से शिमला, शिमला से दिल्ली मुख्यमंत्री दौड़े जा रहे हैं। सर, आखिरी प्रश्न, जो हिमाचल ने दिल्ली को पानी देना था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया था कि 137 क्यूसेक से अतिरिक्त पानी यहाँ पर दिया जाए। अब हिमाचल ने स्टेटमेंट बदली है कि हमारे पास इतना ज़्यादा पानी नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? कहाँ ये मिसकम्युनिकेशन जो है आपको नज़र आ रहा है, और 2019 के एग्रीमेंट का जिक्र हो रहा है, क्या वास्तविकता उसमें है? देखिए, मैं एक तो ये कहना चाहूँगा कि एग्रीमेंट की वायलेशन करना वो तो उचित नहीं होता है, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश के पास अपने पास पानी की कठिनाई है, पानी का संकट है, पानी देने की स्थिति नहीं, तो अपना पक्ष रखना चाहिए, प्रभावी ढंग से रखना चाहिए। और यहाँ मुख्यमंत्री की स्थिति ऐसी देख रहे हैं हम कि ना वो अपना पक्ष रख पा रहे हैं और ना ही जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के मुताबिक काम कर पा रहे हैं, बीच में लटके पड़े हैं। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, मेरा यही कहना है। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर थे और इन्होंने कहा कि जो निर्दलीय विधायक हैं, राज्यसभा चुनाव के बाद जो स्थिति बनी उनको प्रताड़ित किया जा रहा था सरकार की तरफ से, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और अब भाजपा का विधायक बनकर जो है उन्होंने चुनना पसंद किया। वीडियो शंकर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।